हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक हम परमाणु संरचना में पढ़ा था हमने विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें मैंने आपको तीन बातें बताई थी। लैम्ब्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य, दूसरा आवर्ती फ्रीक्वेंसी, और तीसरा मैंने आपको बताया वेव नंबर तरंग संख्या। आगे पढ़ते हैं परमाणु संरचना में। अगला टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो पहला सवाल ही आपको एग्जाम में रीट लेवल पे पूछ सकते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। ठीक है, प्लांक ने क्या बताया? प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश है वो जैसे एक तरंग, अपन बोलते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, कुछ इस तरह से संचरित होता है प्रकाश। प्लांक ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, प्रकाश एक तरंग के रूप में संचरित नहीं होता है, बल्कि वास्तव में प्रकाश के अंदर बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं। प्रकाश जो है वो बहुत छोटे छोटे इस प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, द नेचर ऑफ लाइट इज पार्टिकल, इट इज नॉट अ लाइक अ वेव। ये तरंग के समान नहीं होता है, प्रकाश एक कण के समान बिहेवियर शो करता है। और इस कण को, प्रकाश के इस एक कण को कहते हैं फोटोन, या इसे कहा जाता है क्वांटा। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्लांक के अनुसार ऊर्जा कह दो या प्रकाश कह दें, प्रकाश भी क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW, सभी EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी प्लांक के अनुसार ऊर्जा, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है का संचरण कणों के रूप में होता है। ठीक है, जो प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश है, लाइट जो है वो एज अ वेव मोशन नहीं करती है, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन प्रकाश के इन कणों को अपन बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। ठीक है, प्रकाश के इन कणों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ठीक है, ये वास्तव में ऊर्जा के बंडल होते हैं, एनर्जी पैकेट्स। तो उसने बोला कि एनर्जी जो है वो एक साथ कंटिन्यूअसली जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती है, ट्रेवल नहीं करती है। एनर्जी छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इन एनर्जी बंडल्स को अपन फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं। और जो एक क्वांटा है, एक फोटोन है, उसकी एनर्जी होती है h न्यू के बराबर। ठीक है, यानी फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, या E बराबर h न्यू, जहां पे h एक कांस्टेंट है जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक कहते हैं। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। तो आप जूल इंटू सेकेंड को जरूर याद रखना, जूल प्रति सेकेंड नहीं होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है इसका वैल्यू। और न्यू क्या है यहाँ पर? न्यू अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यू का मतलब होता है आवृत्ति, जो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या, नंबर ऑफ वेवलेंथ पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट, हमें यह भी पता है, जो पिछले टॉपिक से हमने पढ़ा है कि न्यू किसके इक्वल होता है। तो वी नो दैट न्यू इक्वल्स टू C बाय लैम्ब्डा, यानी कि आवृत्ति जो है वो प्रकाश के वेग और तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज वेवलेंथ। सो अगर इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा hc बाय लैम्ब्डा। ये होती है एक फोटोन की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर hc बाय लैम्ब्डा। और ये एनर्जी आपको किस में प्राप्त होगी? जूल में। ठीक है,
ये एनर्जी आपको जूल में प्राप्त होगी। सी हम सब लोग जानते हैं, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मान होता है। यहां से अपन एक रिलेशन और अच्छा बना सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला तो क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर आपको बोल दे आपके पास n फोटोन है तो एनर्जी कितनी होगी, तो इट इज NhC बाय लेमडा, है ना। टोटल नंबर ऑफ n, अगर वहां पे फोटॉन्स हो तो n फोटॉन्स की ऊर्जा के लिए क्या सूत्र होगा, तो उसको n से गुणा कर दो। n फोटोन की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स। ठीक है, अभी भी ध्यान रखना कि ये भी आपको किस में वैल्यू प्राप्त होगी, जूल में। अगर आपको इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर मान लो चारों ऑप्शन आपके जूल में ना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो इसके अंदर ई का डिवाइड, ई से इसको डिवाइड कर दो। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर NhC बाय लेमडा इंटू ई, जहां पे ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से जो एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, वो किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन का ई का यहां पे मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होता है। ठीक है, और भी इजी कंपटीशन लेवल से मैं आपको बताऊं डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे ऊर्जा ज्ञात करनी है तो देखो, इस फॉर्मूले में n तो मान लीजिए 1 है। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो h कांस्टेंट है, स्थिरांक है, वैल्यू फिक्स है, c कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू आती है 12400 12400 अपॉन लेमडा। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि लेमडा आपको किस में पुट करना है, लेमडा आपको पुट करना है एंगस्ट्रॉम में। जैसे एक फोटोन है, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई इसके पास में करके बताता हूं। मान लो कुछ न्यूमेरिकल बना के दे दिया है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 12400 बटा लेमडा एंगस्ट्रॉम में। मान लो आपको बोल दिया कि एक 6000 एंगस्ट्रॉम का कोई फोटोन है। ठीक है, इस 6000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो ई, आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है गुणा भाग, आप सीधा यहां वैल्यू पुट कीजिए 12400 अपॉन लेमडा को एंगस्ट्रॉम में ही पुट करेंगे 6000 इन एंगस्ट्रॉम। कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इट इज 62 एंड दिस वन इज 3, सो इट इज 62 बाय 3, और वी कैन से इट इज 30 point, that is 20 and 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्टली आंसर निकालना हो तो अपन यहां से सीधे आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी, इट इज नॉट 30.6, इट इज 20 से 20 कैंसिल आउट हुए तो इट इज 62/30, है ना। तो इट इज 62/30, 62/30 मीन्स इट इज इक्वल टू 31/15 and 31/15 means it is equal to nearly 2.0 something, है ना, 2.05 और 2.04, so it is 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो इस तरीके से अपने को अगर डायरेक्टली सवाल दिया हुआ हो, सॉरी अब आप वापस देख सकते हो, मैं क्लियर कर देता हूं। इस फॉर्मूले में सीधे आप एंगस्ट्रॉम में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर। अब इस फॉर्मूले पे एक बार वापस से ध्यान दीजिए, E इक्वल टू होता है HC बाई लेमडा, मतलब एक फोटोन की एनर्जी और उसके वेवलेंथ में क्या रिलेशन हुआ, इट इज इनवर्स रिलेशन। तो अपन कह सकते हैं एक फोटोन की जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। दैट मीन्स वी कैन राइट E इज प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर लेमडा बड़ा होगा तो फोटोन की एनर्जी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो फोटोन की ऊर्जा कम हो जाएगी। और अगर दो फोटोन को कंपेयर करना हो एनर्जी वाइज तो अपन लिख सकते हैं E1/E2 बराबर λ2 अपॉन λ1, λ2 अपॉन λ1। जिस फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उस फोटोन की एनर्जी, ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उस फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे मान लो आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बना के देता हूं और इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको रीट के एग्जाम में मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना। जैसे आपको दे दिया दो फोटोन हैं, एक 6000 एंगस्ट्रॉम का है और एक 6000 पिकोमीटर का है।
इन दोनों की एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो सीधा एनर्जी का रेशियो करना है तो E1 अपॉन E2 बराबर लैम्बडा 2 यानी कि 6000 पिकोमीटर। लेकिन पिकोमीटर को आपको किस में रखना है, मीटर में, तो 6000 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन दूसरा भी एंगस्ट्रॉम में है, उसको भी मीटर में रखेंगे 10⁻10। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 के बराबर होता है। सॉल्व कर लिया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ऊपर रह गया 10⁻²। जो नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। दैट मीन्स E1 बाय E2 दोनों फोटॉन्स की ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, 1/100। 10⁻², नीचे आएगा ना तो +2 हो जाएगा, 10⁻2 हो गया, +2 का मतलब होता है 100। तो एकदम सिंपल है। प्लांक सब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। दूसरा सवाल फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो E बराबर hν या E बराबर hc बाई लैम्बडा, या फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, तो 12400 बटा लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में, है ना। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल बना के दे दिया। 2 फोटॉन्स 3 फोटोन दे दिए, पूछ लिया किस फोटोन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, या ऊर्जा का क्रम बनाऊं, तो ऊर्जा का क्रम उस फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को कुछ भी एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखें, मैक्स प्लांक ने जैसे ही ये बात बताई ना, तो पूरे परमाणु की संरचना में एक बदलाव आ गया। लोगों के, साइंटिस्ट के जो कंसेप्ट्स हैं वो चेंज हो गए। क्या चेंज हुए कंसेप्ट्स, पहले ये माना जाता था कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में संचरित होता है, लाइट इज वेव। लेकिन जैसे ही मैक्स प्लांक ने फोटोन का कंसेप्ट यूज किया तो ये माना जाने लगा कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, प्रकाश उसकी प्रकृति दोहरी होती है। यानी प्रकाश जो है वो एक कण के रूप में भी संचरित होता है और प्रकाश जो है वो एक तरंग के रूप में भी संचरित होता है। मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा गुण प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है ना। तो प्रकाश की जो पार्टिकल नेचर है वो आपको कौन बताएगा, तो एक पॉइंट है जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसका थोड़ा बेसिक, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा बेसिक कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसको समझाने के लिए आपको लाइट को तरंग मान के नहीं समझा सकते। आपको लाइट को क्या मानना पड़ेगा, कण मानना पड़ेगा, तभी आप फोटोसिंथेसिस को समझा सकते हो। या फिर आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी मीन्स कृष्णिका। कृष्णिका जो होती है काली वस्तुओं द्वारा अवशोषण करना, ऊर्जा का जो अवशोषण करती है, काली वस्तुएं जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करती है, उसे बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, कृष्णिका विकिरण। ये सिद्धांत भी आप कब समझा सकते हो, जब आप लाइट को क्या मानोगे, कण। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो प्रकाश को तरंग मान के समझाए जाते हैं, जैसे कि प्रकाश का अध्यारोपण। ठीक है, प्रकाश का अध्यारोपण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, अध्यारोपण, सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारी घटनाएं जो है ये प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या। तो जो मैंने बोली वो आप चाहे तो इसमें और भी लिख सकते हो, लाइक पोलराइजेशन, ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण प्रकाश को तरंग मान के ही समझाया जा सकता है। सेट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश की कणीय प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस प्रकार समझाया जा सकता है। तो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे अपन बोलते हैं सिंपल में पीईई। अब पीईई क्या है, इसका एक बेसिक आइडिया आपको रखना है। कुछ सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको सवाल बताता हूं ताकि आपको टॉपिक समझ में आए कि इनमें से किसका उपयोग, किस तत्व का उपयोग जो है वो फोटो केमिकल सेल या प्रकाश रासायनिक सेल के अंदर किया जाता है ना। या इनमें से कौन सा जो तत्व है उसका उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में किया जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, देखें, ये एक धातु है, मेटल। सबसे पहली बात तो प्रकाश विद्युत प्रभाव धातुओं के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अपन जानते हैं भाई धातु के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे
मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये है धातु और ये धातु के हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इस धातु के ऊपर अपन कोई उचित आवृत्ति का यानी उचित ऊर्जा का, एक निश्चित ऊर्जा का जब इसके ऊपर प्रकाश आपतित करते हैं, यह है एच न्यू, एच मीन्स एनर्जी का फोटोन, प्रकाश आपतित करते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश गिरेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा ये गति करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो उसे कहेंगे प्रकाश धारा, फोटो करंट। और इस पूरे प्रभाव को अपन कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप खुद बनाइए इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों से जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश धारा कहते हैं, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? व्हेन दी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेडिएशन और लाइट imposed on the metal surface, then electron ejected from the metal surface. These electrons are called photoelectron. The current flow due to the electron is called photocurrent, and this whole effect is called photoelectric effect, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये एक पूरी घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का, धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। When the light surface exposed with a suitable frequency light, then the electron excite from the metal surface. This effect is called photoelectric effect. अब बात आती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन से, क्योंकि धातु तो खूब सारे होते हैं, मेटल का मतलब क्या, धातु मतलब जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बहुत सारे धातु हैं अपने पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, खूब सारे। इनमें से कौन से धातु हैं जिनमें प्रकाश विद्युत प्रभाव बड़ी आसानी से इजीली ऑब्जर्व होता है? तो ध्यान रखना, आप खुद सोचिए, धातु का मतलब क्या हुआ, ये एक धातु का परमाणु, और ये वो इलेक्ट्रॉन जिसको आपको निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालने के लिए इसके ऊपर आपको क्या आपतित करना है? इसके ऊपर आपतित करना है आपको फोटोन, तब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? आयनन, है ना। और इसमें जो ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वो धातु जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी परमाणु आगे अपन पढ़ेंगे, जब मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक टेबल, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये जितनी कम होगी इसका मतलब वो धातु उतनी आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव देगा। अब ये कम कब होगी? तो आप सोचो, ये छोटा परमाणु है और एक ये बड़ा परमाणु है ना। आप खुद आइडिया लगाइए, ये बड़ा परमाणु है, दो अलग अलग परमाणु बनाए मैंने, एक छोटा परमाणु है और एक बड़ा परमाणु। अब क्या होगा? जो परमाणु छोटा है उसमें नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा, और जो परमाणु बड़ा है उसमें नाभिक का आकर्षण कम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसमें से आसानी से निकलेगा जिसमें परमाणु का जो आकार है, परमाणु का आकार यानी कि साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए।
तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तो परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए और उसकी आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, तब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव आसानी से ऑब्जर्व होता है। और ऐसे दो परमाणु मैं आपको बता रहा हूं, दो धातु बता रहा हूं, जब सबसे ज्यादा कॉमन है सीजियम CS, सीजियम है ना, सीजियम CS, और दूसरा है पोटेशियम K। इनका उपयोग नॉर्मली किसमें किया जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में किया जाता है। ये दोनों बड़ी आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव देते हैं। सीजियम आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व है, मतलब इसके परमाणु का आकार सबसे बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। इसलिए सीजियम का उपयोग जो है वो प्रकाश रासायनिक सेल में भी करते हैं। सीजियम का उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल के निर्माण में भी किया जाता है। कारण क्या है, इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम और आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये प्रभाव कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप वापस डायग्राम को देखिए कि यहां मैंने बोला है उचित आवृत्ति का प्रकाश। नाउ क्या मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है उसकी एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो टकरा के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिएगी, उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन कहते हैं कार्यफलन, कार्यफलन वर्क फंक्शन। देखें आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की दो बातें मैं आपको और बता रहा हूं जो एग्जाम वाइज काम की है और इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या है कि न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उस ऊर्जा को कहते हैं कार्यफलन। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, केवल सतह से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिएगी न्यूनतम, उसे कहेंगे वर्क फंक्शन, कार्यफलन। और इस वर्क फंक्शन को लिखते हैं W से, और W बराबर होगा h न्यू नॉट। W बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट का मतलब है दहली, इस वर्ड को अच्छे से सुनना, दहली आवृत्ति। न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। अब ये दहली आवृत्ति क्या है, दहली आवृत्ति का देखो क्या लिखा है, न्यूनतम ऊर्जा की जगह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है, वो न्यूनतम आवृत्ति कहलाती है दहली आवृत्ति। तो अपन कह सकते हैं वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, ठीक है, आवृत्ति का प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, आवश्यक है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। और इसी दहली आवृत्ति को हम लिखते हैं न्यू नॉट से। तो परिभाषा क्या हुई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, ये तो क्या था, मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, कार्यफलन बोलते हैं। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त क्या है भाई, ये तो न्यूनतम आवृत्ति है, मतलब इससे कम अगर आवृत्ति दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कहने का मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि इफ योर फोटोन एनर्जी, यानी कि न्यू, ये न्यू का मतलब क्या, जो आप फोटोन बाहर से दे रहे हो, अगर आपके फोटोन की एनर्जी दहली आवृत्ति से ज्यादा हुई, आपके फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा हुई, तब क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी। देन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप जो प्रकाश डाल रहे हो उस प्रकाश की आवृत्ति इतनी है ही नहीं, दहली आवृत्ति जितनी भी नहीं है उससे भी कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त क्या हो गई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त हो गई कि आपतित फोटोन जो आप डाल रहे हो, आपतित फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की आवृत्ति हमेशा दहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए, तब प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, नहीं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तब प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा अगर ये आवृत्ति
कम होगी तो। ठीक है, लास्ट 2-3 लाइंस जिनको आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को किसने समझाया? तो ध्यान रखना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले आइजैक न्यूटन, सबसे पहले इसको, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को सर्वप्रथम समझाया था आइंस्टीन ने। सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की थी आइंस्टीन ने, है ना, न्यूटन ने नहीं, आइंस्टीन। तो याद रखना, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की थी जो है आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की, किसके आधार पे की? इसने इसकी व्याख्या की प्रकाश को क्या मानकर? प्रकाश को फोटॉन्स के द्वारा बना हुआ मानकर, यानी कि प्रकाश की कौन सी प्रकृति? प्रकाश की कणीय प्रकृति। तो सबसे पहले इसको समझाया था आइंस्टीन ने, किसका यूज करके? प्रकाश की कणीय प्रकृति का यूज करके समझाया इसने बताया कि जो आप फोटोन डालते हो, यानी कि आपतित फोटोन, जो आप फोटोन डाल रहे हो, वो आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है, जो फोटोन आप डालते हो धातु की सतह पर, उसका जो कुछ भाग है, उसका कुछ भाग तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी कि कार्यफलन के रूप में व्यय हो जाता है, और जो बचा हुआ भाग होता है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ये सबसे पहले आइंस्टीन ने बता के इसकी व्याख्या की कि प्रकाश एक्चुअल में कणों का बना हुआ है, तो और उस कण की कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए काम में ले लेता है, यानी कि कार्यफलन के रूप में h0, जो आप ऊर्जा दे रहे हो, कितनी h, ना, आपके फोटोन की ऊर्जा h0 तो कार्यफलन के रूप में काम में ले लेगा, और बची हुई ऊर्जा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की क्या बनाएगी? गतिज ऊर्जा, मतलब हाफ mv²। तो इक्वेशन क्या बनी? h बराबर h0 प्लस हाफ mv²। इस समीकरण को अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन समीकरण भी कहते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन, इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं। ये तो है आपके फोटोन की ऊर्जा, ये है कार्यफलन, मतलब मिनिमम ऊर्जा जितनी चाहिए, बची ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करेगी? गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। समझ में आ गई बात? जैसे मैं एग्जाम्पल बना के दूं आपको, सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं कि मान लीजिए एक फोटोन है, उस फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने उसके ऊपर जो है आपतित फोटोन की ऊर्जा आपको दे दी कि आपने उसके ऊपर जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आपतित किया। तो बताइए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? निकाल सकते हैं ना इससे। आपके फोटोन की ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कार्यफलन मतलब मिनिमम ऊर्जा कितनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पीछे बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे परमाणु के विभिन्न प्रतिरूप, जिसमें बोहर का परमाणु प्रतिरूप और थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।